नमस्कार, यह है ब्लंट यूनिवर्स और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी विद प्रवीण। कई बार लोकतंत्र में दूरियां बढ़ जाती हैं। हाथरस गैंगरेप मामला अपने ही किस्म का एक ऐसा ही मामला है। हाथरस और दिल्ली के बीच की दूरी मात्र 181 किलोमीटर है, लेकिन जब लोकतंत्र में दूरियां बढ़ती है तो 181 किलोमीटर क्या 100 मीटर की दूरी भी दूरी लगने लगती है। दिल्ली वालों को, दिल्ली की मीडिया को हाथरस पहुंचने में करीब 15 दिन का वक्त लग गया। 14 सितंबर को हाथरस में एक घटना हुई जहां पर पीड़िता और उसकी मां अपने भाई के साथ घास काटने के लिए खेतों में गए। भाई घास को उठाकर वापस घर की तरफ चल गया। पीड़िता को वहां पर आरोपियों ने दबोच लिया और उसको दबोचकर खेतों में ले गए। जब मां को इस बात का एहसास हुआ कि बेटी वहां पर नहीं है तो मां ने इधर उधर ढूंढना शुरू किया। जब बेटी मिली तो काफी बेसुध हालत में मिली। जब उन्होंने पूछा बेटी से कि क्या हुआ तो वो बस एक शब्द बोल पाई, रेप। पहले उस बेटी को जाकर उसका प्राथमिक इलाज शुरू किया गया। अलीगढ़ में मामला संभलता ना दिखा तो उस बच्ची को दिल्ली के एम्स में रेफर कर दिया गया। एम्स में इलाज ना होकर सफदरजंग में उसका ट्रीटमेंट चला। 28 सितंबर को उसकी हालत काफ़ी बिगड़ गई और बवाल तब शुरू हुआ जब 30 सितंबर को पुलिस ने तथाकथित परिवार वालों की मर्जी के बगैर उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया और पूरा बवाल उस दिन से चल रहा है। पिछले 3 दिन से ये नाटक हाथरस में लाइव दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हाथरस प्रशासन और वहाँ के डीएम, एसपी, एसडीएम किस तरीके से मामले को दबाने, परिवार वालों को धमकाने की कोशिशें कर रहे हैं। ये आप सभी लोग देख रहे हैं। हाथरस के डीएम पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने परिवार वालों को धमकी दी और साथ में ये तक कह दिया कि अगर बेटी कोरोना से मरती तो इतना पैसा नहीं मिलता। इसके अलावा उन्होंने उसे परिवार वालों को पोस्टमार्टम के बारे में भी बताने की कोशिश की और वो भी धमकी भरे लहजे में। ये सब बातें तब बाहर आई जब मीडिया आज सुबह जाकर हाथरस में उस पीड़िता के परिवार से मिल पाया और उनकी बातों को सुन पाया। उनके भाई ने यह भी बताया कि डीएम साहब ने बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं कुछ और जिस तरीके से भी धमकी दे सकते थे उन्होंने धमकी दी। जब डीएम से इस बारे में जवाब जानने की कोशिश की गई थी तो डीएम ने कहा कि नहीं, उनकी बातों को गलत लिया जा रहा है और उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी है। मीडिया ने काफ़ी समय तक गांव में घुसने की कोशिश की, तरह तरह से घुसने की कोशिश की, लेकिन वो असफल हो गए। किसका आदेश था ये अभी तक पता नहीं लगा है, क्योंकि एसडीएम और डीएम लगातार ये कह रहे थे, साथ में एसपी भी लगातार ये कह रहे थे कि ऊपर से आदेश है, आप लोग नहीं जा सकते। अब किस कानून के आधार पर मीडिया को रोकने की परमिशन दी गई ये सरकार ही बताएगी। आखिरकार कल शाम में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक एक्शन लिया गया जहां पर हाथरस के एसपी विक्रांत वीर को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन लगातार मांग ये उठ रही थी कि डीएम हाथरस प्रवीण कुमार लक्सर को सस्पेंड किया जाए। परिवार वालों का ये कहना है कि डीएम को बर्खास्त किया जाए उनकी बातों के लिए और जिस तरीके से उन्होंने पूरे मामले के साथ व्यवहार करने की कोशिशें की। आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है और उत्तर प्रदेश सरकार पर अब दबाव भी है और सवाल भी है कि वो इस मामले को किस तरीके से आगे ले चलती है। अगर इस मामले के कानूनी पक्ष को समझने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी का ये बयान था कि रेप हुआ ही नहीं। लेकिन अगर हम इंडियन क्रिमिनल कोड की धारा 375 में जाएं और निर्भया केस के बाद जो उसमें बदलाव किए गए उसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करें तो पेनिट्रेशन किसी भी प्रकार का हो, अगर उसमें सीमन मिलता है या बॉडी में सीमन नहीं मिलता है, पेनिट्रेशन हुआ है तो वो अपने आप में एडमिसिबल माना जाएगा और ये कोई नहीं कह सकता कि रेप हुआ है या नहीं। इसमें एक और चीज़ मानने वाली है कि सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें कि डेथ डिक्लेरेशन जो है, जो डाइंग डिक्लेरेशन जो है, जिस पीड़िता का जो डाइंग डिक्लेरेशन है, जो उन्होंने मरने से पहले एक उनका वीडियो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे काफ़ी फ्लोट किया जा रहा है, उस डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट में एडमिसिबल माना जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं। जैसे अगर आप निर्भया केस को समझने की कोशिश करें तो निर्भया मामले में 3 डाइंग डिक्लेरेशन हुए थे, जिसमें से दूसरा डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिया गया था और बाद में अदालत ने इस बात को माना भी और उसको एक्सेप्ट भी किया, इसके बावजूद कि वो डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो इशारों की भाषा में और हाथ के इशारों से निर्भया ने समझाने की कोशिश की थी मजिस्ट्रेट को, तब भी कोर्ट ने इस बात को मान लिया था, इस डाइंग डिक्लेरेशन को।
अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में इस डाइंग डिक्लेरेशन को माना जाता है या कोर्ट में किस तरीके से इस चीज़ को पीड़िता के वकील रखते हैं। अब मामला कोर्ट तक पहुंचेगा और उसके बाद हमें पता लगेगा कि हाँ, ये किस तरीके से न्याय प्रक्रिया चलती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सुओ मोटो लेने के बाद इस मामले में एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया था, जिसमें कि गांधी जी के जंतर की बात की गई थी और ये कहने की कोशिश की गई थी कि अधिकारियों का जिस तरीके का व्यवहार रहा है उसमें वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये कोर्ट में केस जाता है, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि इसमें किस तरीके से ये बढ़ता है मामला आगे। राजनीतिक पक्ष को समझे हम तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी भी तरीके से ऑपोजिशन का कोई भी लीडर हाथरस ना पहुंच पाए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने मीडिया के साथ साथ ऑपोजिशन के लीडर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हाथरस जाने की परमिशन दी। पहले हाथरस जाने के लिए राहुल गांधी और उनके समर्थकों की भीड़ डीएनडी पर लगी हुई थी, लेकिन वहां पर 144 लगने के बाद राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 5 लोगों को वहां पर जाने की परमिशन मिली और राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा जी के साथ उत्तर प्रदेश की तरफ निकल पड़े और हाथरस में उन्होंने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। इसके अलावा जिस तरीके का व्यवहार पुलिस की तरफ से रहा और प्रशासन की तरफ से रहा, जैसे डेरेक ओब्रायन सांसद टीएमसी को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया गया और यही धक्का मुक्की राहुल गांधी के साथ भी हुई थी, इसकी कड़ी आलोचना की जा रही है कि इस तरीके का व्यवहार ऑपोजिशन के लीडर्स के साथ नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर एकदम जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि हाथरस की इस निर्भया को इंसाफ किस तरीके से दिलवाया जाएगा। जब ये कोर्ट में मामला जाएगा उसके बाद ही काफ़ी चीज़ें तय हो पाएंगी। फिलहाल इस चीज़ को लेकर पूरे देश में एक गहमा गहमी है और लोग इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं कि लगातार हो रही रेप की घटनाओं को किस तरीके से रोका जाए। कोर्ट में तो मामला जाएगा ही और उसके बाद परतें खुलेंगी ही, लेकिन हमें एक समाज के तौर पर यह सोचने की ज़रूरत है कि इस तरीके के अपराध की अब 21वीं सदी के भारत में जगह है कि नहीं। आप जुड़े रहिए ब्लंट यूनिवर्स के साथ। मैं हूं प्रवीण झा।